डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय एक सबसे बड़े खतरे को लेकर परेशान है और वो खतरा यह है कि क्या विश्व युद्ध जो तीसरा है वो शुरू हो चुका है ना। वर्ल्ड वॉर 3 जो है क्या वो स्टार्ट हो चुका है या अभी भी इसको लेकर इंतज़ार वाली चीज़ें हैं या इसको टाला जा सकता है या ये संकट जो है किसी ना किसी एक लेवल पर जाकर रुक सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही बड़े स्तर पर चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। तो हम लोग पूरे मैटर को देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक ये पहुँच चुकी है और आगे किस तरीके से इस कहानी का अंजाम हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखनी है कि यह जो चिंता बनी है वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर, इस तरह की चिंता, इसका इतिहास किस तरह से है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, वो युद्ध अभी भी चल रहा है। और यह युद्ध क्योंकि आपको पता है कि नाटो का सदस्य बनना चाहता था यूक्रेन, है ना, और रूस ने बहुत ज़्यादा वार्न किया था पश्चिमी देशों को, खास करके नाटो के सदस्य देशों को, कि आप जो है यूक्रेन की सदस्यता को रोकें। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए क्योंकि यूक्रेन की सीमा जो है रूस के साथ लगती है और एकदम बगल में जो है नाटो की सदस्यता का आना रूस की सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। पर अमेरिका या पश्चिमी देश उस चीज़ को लेकर माने नहीं, इसलिए रूस ने अटैक कर दिया और प्रत्युत्तर में यूक्रेन भी रूस के साथ तब से भिड़ रहा है। ये सिचुएशन चल ही रही थी तभी अगर आप देखेंगे तो 7 अक्टूबर 2023 को, है ना, हालांकि इस डेट को जो है अभी इसको 1 साल पूरा हो चुका है, इसकी एनिवर्सरी जो है वो दोनों पक्षों के द्वारा बनाई गई है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमास ने एकदम से हमला कर दिया था इजराइल पर, है ना। बहुत सारी मिसाइलें जो हैं हमास ने एक साथ इजराइल पर दाग दी थी और इजराइल एकदम से भौचक्का रह गया था। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर इजराइल ने काउंटर कर दिया था इन चीज़ों को, लेकिन यह नुकसान जो है यहाँ पर इजराइल को उठाना पड़ा था। तो जैसे ये हमला इजराइल पर हुआ तो इजराइल को पता लग गया, क्योंकि आपको पता है कि जो हमास है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि अमेरिका जैसे देश, इवन भारत भी एक आतंकी संगठन के तौर पर ही लेता है। इस संगठन को जो सपोर्ट रहता है वो ईरान का रहता है। आप बिल्कुल ध्यान से इस कहानी को समझिएगा, कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन से जो समीकरण हैं वो बन रहे हैं और किस तरह से भविष्य हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। ईरान जो है, ईरान जब इजराइल पर जब अटैक हुआ तो इजराइल को लगा कि हमास को जो इतनी बड़ी, ये इतना इसका मन बढ़ गया या इसने इस तरह का हमला कर दिया, ये हिम्मत कहाँ से आई या इसको इतने स्तर पर हमला, इतना बड़ा हमला करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया होगा। एक होता है ना कोई कॉन्फिडेंस देने वाला होना चाहिए। तो यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे ईरान की तरफ से आया था और ईरान ही चाहता था कि हमास जो है वो अटैक करे इजराइल पर। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमास या ईरान क्यों चाहता था कि इजराइल पर हमला होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि यूएई और बहरीन जैसे जो देश हैं, है ना, यूएई और बहरीन जैसे जो देश हैं, ये अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से इजराइल के करीब जा रहे थे, है ना। अमेरिका इनके बीच मध्यस्थता कर रहा था और यह चाह रहा था कि इजराइल के साथ ये जो पुराने अरब राष्ट्र हैं या पुराने मुस्लिम देश हैं जिनके साथ लगातार इनका टकराव बना रहता था, वो अपने संबंध जो हैं इजराइल के साथ सामान्य कर लें। ये चीज़ ईरान देख रहा था और अगली बारी जो है वो सऊदी अरब की थी, मतलब सऊदी अरब भी चाहता था कि इजराइल के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। ये चीज़ ईरान को कतई भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए ईरान ने हमास को प्रोत्साहित किया और हमास ने बड़े स्तर का हमला किया इजराइल पर, ताकि इसके चलते हो क्या, इजराइल हमला करे हमास पर। और हमास आपको पता है कि अरब राष्ट्रों का समर्थन रहा है ना, फिलिस्तीन को लेकर। हमास जो है फिलिस्तीन की एक हिसाब से कहता है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो फिलिस्तीन में जो अरब मुस्लिम हैं, फिलिस्तीन के लोग जो हैं, उन पे हमला करेगा इजराइल। तो इसके चलते जो ये दोस्तियां बन रही हैं, ये जो समीकरण बन रहे हैं, ये समीकरण अपने आप टूट जाएंगे, ये चाहता था ईरान, ठीक है। इसलिए ईरान ने हमास के माध्यम से इजराइल पर हमला करवाया। अब जैसे ये हमला हुआ तो इजराइल को कहीं ना कहीं से तो बदला लेना ही था। इजराइल ने इस मैटर में सीरिया में ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया, है ना। सीरिया में ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया और ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तो जब ईरान के साथ ये कहानी हो गई, ईरान के साथ भी कुछ कहीं ना कहीं पे उसको भी नुकसान पहुंचा, तो फिर ईरान ने इसके प्रति उत्तर में एक बड़े स्तर का हमला जो है इजराइल पर किया और उसको उसने नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस,
है ना, ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन नाम देकर पहला जो ये मिशन है या पहला एक जो ऑपरेशन ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया। जब ये कहानी हो गई तो इजराइल नहीं माना, इजराइल भी लगातार जो है जो अपनी तरफ से अटैक कर रहा था। फिर अभी हाल ही की घटनाएं अगर आप देखेंगे तो लेबनान जो है ना, जिसमें हिजबुल्ला जो है धरातल के स्तर पर काम करता रहता है, ये हिजबुल्ला भी इजराइल के अगेंस्ट है और ये भी ईरान जो है एक प्रॉक्सी जो वार चलाता रहता है इजराइल के खिलाफ, या ऐसे लोग हैं, ऐसा संगठन है ये जिसको ईरान सपोर्ट करता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे ईरान हमास को सपोर्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे ईरान हाउती विद्रोहियों को सपोर्ट करता है। हाउती भी अटैक कर रहे थे इजराइल पर, आप लोगों को पता होगा, लाल सागर में जो जहाज आते जाते थे उनको निशाना बना रहे थे हाउती। ये अमेरिका के जहाज थे, ये इजराइल के जहाज थे। इवन इन अटैक के चलते भारत के कुछ जहाजों को भी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये कहानी भी पैरेलल हो रही थी। तो इजराइल ने हिजबुल्ला को टारगेट करना अभी हाल ही में शुरू कर दिया था लेबनान में, है ना। अगर आपको पता हो, इसमें दो चीजें देखने को मिली। एक पेजर हमला हुआ जिसको हम लोगों ने लेकर चर्चा की थी, बड़े स्तर का पेजर अटैक इजराइल ने जो है लेबनान में किया। और उसके बाद जो हिजबुल्ला का चीफ थे, है ना, जो हिजबुल्ला के चीफ थे नसरुल्लाह, उनकी भी जान ले ली इजराइल ने, उनकी भी हत्या करवा दी गई इजराइल के द्वारा। जब यहां तक की चीजें हो गई, हिजबुल्ला के चीफ की भी जान चली गई, तो फिर ईरान के लिए एक हिसाब से कहीं ना कहीं पे यह जरूरी हो गया कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, इस तरह के गुट जो हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे हाउती हो, ये लोग चाहते थे कि आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिखाएं। तो फिर ईरान ने अभी हाल ही में लगभग 200 के आसपास मिसाइलें जो हैं वो दाग दी, किस पर? इजराइल पर, है ना। तो ये पूरी कहानी यहां तक हुई। अब इजराइल पर जब 200 मिसाइलें दागी गई, हालांकि इजराइल ने अभी तक खुद से ईरान पर सीधा हमला नहीं किया है, लेकिन इजराइल ने लेबनान में जो कहानी इजराइल कर रहा था उसको उसने और ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है। यहां पर इजराइल और ज्यादा उग्र हो गया है ना। जो हाल गाजा में वो कर रहा है, लेबनान के बेरूत में कर रहा है, लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल कहीं ना कहीं पर अपना गुस्सा जो है ईरान के अगेंस्ट इन स्थानों पर लगा रहा है ना, इन स्थानों पर उतारने का प्रयास कर रहा है। इसी टाइम पे अमेरिका, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने और प्लस ब्रिटेन ने, इन दोनों ने अगर इनकी कहानी आप देखेंगे, इन दोनों ने यमन में हमला कर दिया हाउती विद्रोही पर, है ना। इन पर भी मिसाइलें दागी गई हैं हाउतीस पर। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल को सपोर्ट करने का प्रयास किया है कि इस टाइम पे, क्योंकि ईरान खड़ा हो रहा है उनके साथ, तो अमेरिका से भी उम्मीद की जा रही थी कि वो इनके साथ खड़े हों। अच्छा, ईरान आज इतना बड़े स्तर पर अगर आप देखेंगे क्यों इजराइल के अगेंस्ट हो गया है, या बड़े स्तर पर अमेरिका को भी धमकी देने के काबिल हो गया है, क्योंकि इनके पीछे जो हैं अगर आप देखेंगे तो चीन और रूस का इनको सपोर्ट हासिल है ना। ये ऐसे देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, इवन उकसा रहे हैं ईरान को कि आप बड़े स्तर पर इस चीज़ का विरोध करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं पे रूस जैसे देशों ने ईरान को मिसाइलों का सपोर्ट किया भी है, जो कि इजराइल इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख भी रहा है। तो इस तरह की कहानी जो है ये पूरे स्तर पर देखने को मिल रही है। अमेरिका की भी एंट्री है, ब्रिटेन भी है, ईरान जो है वो तो है ही है, ईरान और इजराइल के बीच में चीज़ें चली ही रही हैं, और उसके साथ जो है रूस और चीन भी इसमें एंटर कर चुके हैं। तो क्या माना जाए कि एक तरफ रूस और यूक्रेन की कहानी चल रही है ना, और दूसरी तरफ जो है ईरान और इजराइल चीज़ें लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई भी एक पक्ष रुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं आपको इजराइल का पक्ष बताऊं तो उनके राष्ट्रपति अभी भी लेटेस्ट बयान उनका ये है, जब तक मैं खाक नहीं कर देता सबको तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं पे उनका इंटेंशन एकदम क्लियर है। ईरान को सीधे तौर पर हमला ना करने का एक सबसे बड़ा कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का थोड़ा दबाव है कि चीज़ें एकदम से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन है ना, जिसका रिजल्ट जो है नवंबर में आना है। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि एक बार कम से कम लीडरशिप को लेकर चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि अगर सपोर्ट करने वाली चीजें हैं तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाए इजराइल को। तब तक के लिए इस वार को टालने की कोशिश की जा रही है। इवन ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि अगर आपने बाइडन और हैरिस को रखा, है ना, कमला हैरिस को रखा अपनी जनता से कह रहे हैं ट्रंप अमेरिका में, तब वर्ल्ड वॉर 3 को कोई नहीं टाल सकता है। ठीक है, अब वो रियलिटी बाद में पता चलेगी कि क्या ट्रंप जीत के आते हैं तो ट्रंप इस वॉर को रोकते हैं या इस वॉर को आगे बढ़ावा देते हैं। तो बड़े स्तर की चीजें ये हैं। अभी तक मेरा मानना ऐसा है कि इस वॉर को तब तक टाला जाएगा जब तक अमेरिका में इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक चीजों को टाला जाएगा। इसी बीच रूस और चीन ने यह भी कहा है कि वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं, है ना, इस मैटर को थोड़ा डाउन करना चाहते हैं। एक तरफ वो मध्यस्थता की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो है ईरान को उकसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये पूरी सिचुएशन जो है पश्चिम एशिया में काफी ज्यादा जो है
आप देखेंगे तो ये सेंसिटिव जो बन चुका है मैटर, काफी संवेदनशील है ना, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है जहां से कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 की चीजें जो हैं स्टार्ट हो सकती हैं। और एक हिसाब से कहीं ना कहीं पे ये वॉर स्टार्ट हो भी चुका है ना। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड वॉर 3 में, अच्छा इस पूरे मैटर में भारत कहां पे है? तो भारत ने अभी हाल ही में एक चीज बोली है, बेटर ये बोला है भारत ने, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि कूटनीति और बातचीत यही दो हल हैं जिसके माध्यम से इस पूरे मैटर को टाला जा सकता है। युद्ध का समय नहीं है, बार बार भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे सभी पक्षों को मिलकर बातचीत की टेबल पर आना होगा, थोड़ा संयम बरतना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि विश्व की शक्तियों के, जो बड़ी शक्तियां हैं, जो सुपर पावर्स अपने आप को कहती हैं, कहीं उनके अपने इरादे पूरी दुनिया को जो है युद्ध की आग में ना झोंक दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।